हेलो बच्चे। लास्ट क्लास में हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे थे बच्चे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था कि स्टेम को कट करेंगे तो आउटर मोस्ट साइड से क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन जनरल कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन वेस्कुलर बंडल और सबसे अंदर की ओर स्ट्रक्चर पित्त देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक पॉइंट और बताए थे, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस तीनों मिला के कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। और कॉर्टेक्स की बात कीजिएगा, सबसे आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स के लेयर के रूप में आ जाएगा हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स के रूप में आ जाएगा जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस इनर कॉर्टेक्स के रूप में आ जाएगा। पेरीसाइकिल के अंदर वाले पूरे के पूरे पार्ट को बोल लीजिएगा स्टीलर रीजन, और पेरीसाइकिल के बाहर जितने भी पार्ट बच गए सबको मिला के बोल लीजिएगा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। उसके बाद में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में कुछ बताया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कीजिएगा, जो अनडिफरेंशिएटेड होता है, सेल वॉल थिन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का नंबर हाई होगा, न्यूक्लियस लार्ज होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा। और वही मैं बात कर लूं परमानेंट टिश्यू की, तो सेल वॉल थिक होगा, सेल्स मैच्योर होंगे और वैक्यूल्स आना शुरू हो जाएगा, स्टोरेज बॉडी आना शुरू हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन इतना ज्यादा हाई नहीं होगा किसके कंपैरिजन में, मेरिस्टेमेटिक सेल के कंपैरिजन में। इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बताया था आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन इट इज कैटेगराइज्ड अंडर 3 कैटेगरीज, फर्स्ट प्रोमेरिस्टेम, सेकंड प्राइमरी मेरिस्टेम और थर्ड जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन टर्म आपको लास्ट क्लास में बताया था। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लोकेशन के बेसिस पे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में मैं पूरा कल आपको पढ़ा चुका था, बता चुका था। आज की क्लास से स्टार्ट करूंगा बच्चे लेटरल मेरिस्टेम से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेटरल मेरिस्टेम से। तो सबसे पहली बात आती है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम दोनों कैसा था, प्राइमरी मेरिस्टेम। जबकि लेटरल मेरिस्टेम की बात कीजिएगा ना बच्चे, तो ये प्राइमरी भी होगा, बोथ प्राइमरी एज वेल एज क्या बोल लीजिएगा सेकेंडरी। ये आपको प्राइमरी भी देखने को मिल रहा है और ये आपको कैसा देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी भी देखने को मिल रहा है। तो दोनों तरह का ऑरिजिन है, प्राइमरी ऑरिजिन भी है और सेकेंडरी ऑरिजिन भी है, लेकिन मोस्टली कैसा होता है, सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है, सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब बात करते हैं सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम की बात कर रहे थे, सॉरी लेटरल मेरिस्टेम की बात कर रहे थे। तो प्राइमरी की तरह भी काम कर रहा था और सेकेंडरी मेरिस्टेम की तरह भी काम कर रहा था। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम की, है ना। तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम की बात कीजिएगा तो सबसे पहले पॉइंट पे बताइएगा, इसको मार्जिनल मेरिस्टेम भी कहा जाता है या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहा जाता है, या आप बोल लीजिएगा फेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम भी बोल देते हैं। सर मार्जिनल मेरिस्टेम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मार्जिनल मेरिस्टेम तो ठीक है वो समझ में आ जाता है, मार्जिन पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल मेरिस्टेम। लेकिन अगर मैं बात कर लूं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की, और दूसरा टर्म आता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूं कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये आपको लेयर देखने को मिल रहा था किसका, तो बोल लीजिएगा ये लेयर देखने को मिल रहा था आपको पेरीसाइकिल का, पेरीसाइकिल के अंदर ही देखने को मिलेगा वेस्कुलर बंडल। अब इस पेरीसाइकिल के अंदर में आपको वेस्कुलर बंडल इस तरह से अरेंज दिख रहा था, ये आपको पहला वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था, यहीं पे आपको दूसरा वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था ना, और अजय ये यहाँ पे आपको तीसरा वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था। इस तरह से वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट दिख रहा था, ठीक है। अब इस वेस्कुलर बंडल की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आपको इस तरह से कैम्बियल टिश्यू देखने को मिलता है, इसको बोल देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। इसका नाम क्या दीजिएगा, वेस्कुलर कैम्बियम। ये आपको यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम देखने को मिलेगा। बाहर की ओर स्ट्रक्चर देखिएगा तो बाहर की ओर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो बोल लीजिएगा बाहर की ओर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था फ्लोएम, है ना, क्या देखने को मिल रहा था, फ्लोएम। और अंदर की ओर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था क्या, जाइलम देखने को मिल रहा था, जाइलम देखने को मिल रहा था, जाइलम। और बाहर की ओर देखने को मिल रहा था फ्लोएम। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, दिस इज कॉल्ड एज कैम्बियल टिश्यू। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा,
कुछ कैम्बियल टिश्यू यहाँ पे भी होते हैं, ये वाला आपको कुछ कैम्बियल टिश्यू यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कुछ कैम्बियल टिश्यू देखने को मिलते हैं। दोनों वेस्कुलर कैम्बियम ही है, दोनों मिला के, ये वाला वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पे भी वेस्कुलर कैम्बियम और ये वाला भी वेस्कुलर कैम्बियम। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चे, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है इंट्रा, INTRA टर्म आ रहा है ना, आपस में एक ही वेस्कुलर बंडल के एक ही वेस्कुलर बंडल के बीच में जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएट करने वाला कैम्बियल टिश्यू कहलाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और अगर दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, एक वेस्कुलर बंडल में नहीं, दूसरे वेस्कुलर, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में यहां पे आपको टिश्यू देखने को मिल रहा है, तो आप इसका नाम क्या दीजिएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा क्या नाम दीजिएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा, बात बताइए कि आपको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में डिफरेंस समझ में आया? एक ही जाइलम में, एक ही वेस्कुलर बंडल में, एक वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएट करने वाला जो टिश्यू है, इसको हम बोल देते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, अरे भाई स्कूल के अंदर कंपटीशन होता है तो आप क्या बोलते हैं, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। दो स्कूल के बीच में होता है तो आप क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्टेट कंपटीशन बोलते हैं ना, दो स्टेट के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो आप क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट कंपटीशन। तो उसी तरह से यहां पे अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जांपल है, प्राइमरी लेटरल स्टेम का, लेटरल मेरिस्टेम का। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, डाइकॉट के स्टेम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम देखने को मिलता है और दूसरा कॉर्क कैम्बियम देखने को मिलता है। सर कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, ये कॉर्क कैम्बियम के बारे में बच्चे आगे चल के बताऊंगा, जब थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, तो वहां पे कॉर्क कैम्बियम के बारे में बताऊंगा, है ना। ऐसे एक रफ आइडिया दे देता हूं, वेस्कुलर कैम्बियम कहने का मतलब जो स्टील के अंदर, स्टीलर रीजन के अंदर, स्टीलर रीजन कहने का मतलब पेरीसाइकिल के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ काउज करवा रहा है, देन आप इसको बोल लीजिएगा क्या, वेस्कुलर कैम्बियम। और बोल लीजिएगा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, पेरीसाइकिल के बाहर सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा है, तो आप इसका नाम क्या दीजिएगा, कॉर्क कैम्बियम। क्या नाम दे दीजिएगा, कॉर्क कैम्बियम। दैट मीन्स ये पेरीसाइकिल के बाहर में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ कॉज करवा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, है ना। या बोल लीजिएगा एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, ठीक है। डाइकॉट के रूट में आपको देखने को मिलेगा क्या, वेस्कुलर कैम्बियम भी देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पे इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के रूप में डिफरेंशिएटेड नहीं है साफ साफ, लेकिन डाइकॉट के स्टेम में देखिएगा तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम साफ साफ देखने को मिल सकता है। तो बात आ गई यहाँ पे, छोटी सी बातें आई क्या, कि सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल कौन सा है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल हो गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लूं तो मार्जिनल मेरिस्टेम, और इसी बोल सकते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का ही दूसरा नाम देते हैं इन फेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम। इतनी सी बातें समझ में आ गई। अगले पॉइंट पे आता हूं बच्चों। अब कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इन डिफरेंट प्लांट। अलग अलग कैटेगरी में ब्रायोफाइट की बात कर सकते हैं, थैलोफाइटा की बात कर सकते हैं, टेरिडोफाइटा की बात कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म की बात कर सकते हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर सकते हैं। इन अलग अलग ग्रुप में क्या कंपोजिशन है एपिकल मेरिस्टेम का, है ना। तो बोल लीजिएगा absent in most of the algae and fungi। एल्गी और फंजाई में एपिकल मेरिस्टेम होता ही नहीं है। कुछ एल्गी में, है ना, जैसे ब्राउन एल्गी की बात कीजिएगा, ब्रायोफाइट की बात कीजिएगा और कुछ टेरिडोफाइट की बात कीजिएगा, तो एपिकल मेरिस्टेम है ना, जो एक सेल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एपेक्स पे प्रेजेंट रहता है। भाई इवोल्यूशन का दौर था, तो इवोल्यूशन के दौर में जो सबसे प्रिमिटिव कैटेगरी थे वहां पे एपिकल मेरिस्टेम नाम का चीज था ही नहीं, धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले प्लांट की कैटेगरी में कौन आया होगा, तो थैलोफाइटा आया होगा, थैलोफाइटा दैट मींस एल्गी आया होगा, उससे पहले फंजाई आया होगा।
तो फंजाई की बात कर रहे थे तो वहां पे एपिकल मेरिस्टेम नाम का चीज नहीं था, एल्गी में भी नहीं देखने को मिला, लेकिन एल्गी का एडवांस फॉर्म जो आया है ना उसमें देखने को मिला। एल्गी का एडवांस फॉर्म, दैट मींस अब ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं ब्राउन एल्गी की, और ब्राउन एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा में भी कुछ एपिकल मेरिस्टेम आ गया और कुछ टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट धीरे धीरे एडवांस होता चला गया तो उसमें एपिकल मेरिस्टेम का डेवलपमेंट और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कुछ प्रिमिटिव टाइप के जो टेरिडोफाइट होंगे उसमें एपिकल मेरिस्टेम एक सेल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा। फंस की बात कर लीजिएगा, जिम्नोस्पर्म की बात कर लीजिएगा, एंजियोस्पर्म की बात कर लीजिएगा, एपिकल मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। तो धीरे धीरे एडवांसमेंट की ओर गए, है ना। टेरिडोफाइटा का एडवांस कैटेगरी, जिम्नोस्पर्म पूरा का पूरा, एंजियोस्पर्म पूरा का पूरा, मेस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम में बहुत सारे सेल आने शुरू हो गए और यहीं से स्टार्ट होना शुरू हुआ स्टडी किसका, सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम की कहानी यहीं से स्टार्ट। डन। सूट के एपेक्स पे तो सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के एपेक्स पे तो इसको बोलिए रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम एक सेल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, कुछ एल्गी में, ब्रायोफाइट में और कुछ टेरिडोफाइट में। कई सारे सेल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, टेरिडोफाइट में, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म और ऑल द एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऑल द एंजियोस्पर्म ऑल द जिम्नोस्पर्म बोल सकते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट ऑल नहीं बोल सकते। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। अब कुछ थ्योरी दिया गया कि सूट एपेक्स में या रूट एपेक्स में एपिकल मेरिस्टेम का कंपोजिशन कैसा होगा, ये एपिकल मेरिस्टेम कौन कौन से टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा होगा। अलग अलग टाइम में जैसे जैसे टाइम बढ़ता, पीरियड बढ़ता गया, वैसे वैसे इन सारे फैक्ट में भी चेंजेस आते गए। सबसे पहला जो थ्योरी दिया गया था हैंस्टिंग के द्वारा दिया गया था, है ना, 1870 में। किसके लिए, तो बोल लीजिएगा रूट एपेक्स के लिए और सूट एपेक्स के लिए। लेकिन अगर मैं इस थ्योरी की बात करूं तो अप्लीकेबल था, ज्यादा वैलिड था किसके लिए, तो बोल लीजिएगा ये ज्यादा वैलिड था किसके लिए, रूट एपेक्स के लिए। अगले पॉइंट पे आता हूं। अब इस थ्योरी के हिसाब से चले तो क्या बोल सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू, एपिकल मेरिस्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा पार्ट था, सबसे पहला सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट था इसका नाम दिए थे हम लोग डर्मेटोजेन। क्या नाम दिए थे, डर्मेटोजेन नाम दिए थे। सबसे पहला पार्ट, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसको बोल लीजिएगा आउटर मोस्ट लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर डर्मेटोजेन के अंदर में था इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, पेरिब्लेम नाम दे दिए, और सबसे अंदर में जो था इसको प्लेरोम नाम दे दिए, है ना, प्लेरोम नाम दिए। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज डर्मेटोजेन। अरे भाई डर्मेटोजेन, डर्मिस क्या वो किसको बोलते हैं, एपिडर्मिस, है ना, डर्मिस आउटर मोस्ट लेयर के लिए क्या टर्म यूज कर लेंगे, डर्मिस। ठीक है, तो ये डर्मेटोजेन आउटर मोस्ट लेयर के रूप में आ गया। और अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, डर्मेटोजेन के अंदर में क्या दिखेगा, पेरिब्लेम, और इसके अंदर में क्या दिखेगा, प्लेरोम देखने को मिलेगा। अच्छा, अब डर्मेटोजेन की बात करते तो ये सिंगल लेयर का बना होता है। किसका बना होता है, सिंगल लेयर का। और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, सर सबसे आउटर मोस्ट लेयर का फॉर्मेशन करेगा। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर के रूप में क्या देखने को मिलता है, एपिडर्मिस देखने को मिलता है। अच्छा, अगले पॉइंट पे जी। अब मिडिल वाला पार्ट किसका फॉर्मेशन करेगा, मिडिल वाले पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो देख लीजिएगा कि ये कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करने का मतलब 3 चीजों का फॉर्मेशन करेगा। पहला किसका बोल सकते हैं, हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा, है ना। सबसे पहला हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा, हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा। हाइपोडर्मिस के अलावा किसका फॉर्मेशन करेगा, जनरल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा, जनरल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा। जनरल कॉर्टेक्स के अलावा किसका फॉर्मेशन करेगा, तो बोल लीजिएगा इंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा, इंडोडर्मिस का, इंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा। डन। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर में क्या है, डर्मेटोजेन, इसके अंदर में क्या है, बोल लीजिएगा पेरिब्लेम। और पेरिब्लेम किसका फॉर्मेशन करता है, कॉर्टेक्स का, दैट मींस हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस का फॉर्मेशन है। सबसे अंदर वाले लेयर में आ जाते हैं जिसका नाम दिया जाता है प्लेरोम, और ये सबसे अंदर वाला लेयर है। हिस्टोजेन कहने का मतलब होता है लेयर, है ना।
अरेंजमेंट, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? टिश्यू के डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बारे में स्टडी करना, हिस्टोलॉजी तो कहलाता है। तो ये जो आपका इनर मोस्ट लेयर है ना, ये आपको फॉर्म किसका किसका फॉर्मेशन करेगा? पेरीसाइकिल का फॉर्मेशन करेगा, वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करेगा, पित्त का फॉर्मेशन करेगा और पित्त रेज का फॉर्मेशन करेगा। बातें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर के रूप में क्या आ गया? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कौन करेगा? डर्मेटोजेन। उसके नीचे में क्या आ गया? हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। इसका फॉर्मेशन कौन करेगा? पेरिब्लिम और प्लेरोम की बात कर लीजिएगा। उसके अंदर में पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के अंदर में पेरीसाइकिल के अंदर में वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के अंदर में पित्त और इसके अलावा मेडुलरी रे। इन सारी चीजों का फॉर्मेशन करेगा कौन? प्लेरोम फॉर्मेशन करेगा। अगले पॉइंट पे जाता हूं। अभी आपको बताए थे कि हिस्टोजेन थ्योरी है ना, ये मोस्टली किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो बोल लीजिएगा ये एप्लीकेबल था रूट एपेक्स के लिए। किसके लिए? रूट एपेक्स के लिए। और उसमें भी किसका रूट एपेक्स? डाइकॉट का रूट एपेक्स, मोनोकॉट का रूट एपेक्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर बात कीजिएगा डाइकॉट के रूट में, तो 3 लेयर आपको देखने को मिलेगा, है ना? 3 लेयर देखने को मिलता है। जबकि मोनोकॉट के लेयर में आ जाएंगे ना, मोनोकॉट के रूट में आ जाएंगे तो 4 लेयर देखने को मिलेगा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो डाइकॉट के रूट में आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा? डर्मेटोजेन। जबकि मोनोकॉट की बात कीजिएगा तो मोनोकॉट में कौन देखने को मिलेगा? क्लिप्टेरोजेन देखने को मिलेगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। और डर्मेटोजेन के बाहर में भी एक लेयर और आ जाता है और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्लिप्टेरोजेन। अगर डाइकॉट रूट की बात करें तो डाइकॉट रूट में डर्मेटोजेन किसका फॉर्मेशन करेगा? तो रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। जबकि मोनोकॉट रूट में बात कीजिएगा क्लिप्टेरोजेन का फॉर्मेशन कौन करेगा? रूट कैप का फॉर्मेशन कौन करेगा? तो क्लिप्टेरोजेन करेगा। डन। तो अभी तो हम लोग पढ़े थे हिस्टोजेन थ्योरी के हिसाब से, है ना, हैंस्टिंग के द्वारा प्रपोज किया गया हिस्टोजेन थ्योरी के हिसाब से सूट एपिकल मेरिस्टेम में 3 लेयर होना चाहिए, है ना, या रूट एपिकल मेरिस्टेम में 3 लेयर होना चाहिए। तो 3 लेयर कहां पे देखने को मिल रहा है? सिर्फ डाइकॉट रूट में देखने को मिल रहा है, जबकि मोनोकॉट रूट में 3 लेयर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला एक टर्म आता है हमारे पास, क्यूसेंट सेंटर। क्या होता है क्यूसेंट सेंटर? इसकी बात करते हैं, है ना। क्यूसेंट सेंटर की बात कीजिएगा तो क्यूसेंट सेंटर होता क्या है? ये क्यूसेंट सेंटर जो टर्म है ना, वो क्लोब्स के द्वारा दिया गया था, है ना, और किसमें डिस्कवर किया गया था? रूट के एपेक्स में, मेज प्लांट के रूट एपेक्स में डिस्कवर किया गया था। बोलते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन कैसा है? लेस एक्टिव है। जितना काम इसको करना चाहिए उतना काम नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेस एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। प्रेजेंट बिटवीन द डर्मेटोजेन एंड क्लिप्टेरोजेन। मोनोकॉट के रूट में सबसे आउटर मोस्ट लेयर है क्लिप्टेरोजेन और उसके अंदर का लेयर है डर्मेटोजेन। तो क्लिप्टेरोजेन और डर्मेटोजेन के बीच में कुछ ग्रुप ऑफ सेल हैं जो लेस इनएक्टिव है। इसी को नाम क्या देते हैं? क्यूसेंट सेंटर, है ना। तो क्लिप्टेरोजेन ऑफ द मोनोकॉट रूट। अच्छा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें डीएनए का अमाउंट कम होता है और आरएनए का अमाउंट कम होता है, लाइट साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस स्मॉल है और ये रिजर्वायर की तरह काम करता है कि जो डैमेज मेरिस्टेमेटिक सेल है उसको उसके जगह पे उसको रिप्लेस करके देगा। अगर डैमेज हो गया तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए होता है, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। जब डैमेज होगा ना तभी एक्टिव होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा जाएगा, क्यूसेंट सेंटर। और ये क्यूसेंट सेंटर होता किसके में? तो मोनोकॉट प्लांट में, मोनोकॉट के रूट में होता है। डर्मेटोजेन और क्लिप्टेरोजेन के बीच में कुछ ग्रुप ऑफ सेल है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा? क्या? क्यूसेंट सेंटर। उसी बात को लिखा गया है, सेल्स कंटेन लेस अमाउंट ऑफ डीएनए, आरएनए, लाइट साइटोप्लाज्म, स्मॉल न्यूक्लियाई। क्यूसेंट सेंटर इज क्रिसेंट शेप। अच्छा, ये भी कभी कभी पूछ देता है क्यूसेंट सेंटर का शेप कैसा होता है? क्रिसेंट शेप। फंक्शन की बात करते हैं, सर्व्स एज रिजर्वायर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल ऑफ मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक सेल डैमेज हो चुके हैं उसको रिप्लेस करने के लिए कौन आएगा? उसको रिप्लेस करने के लिए आएगा यहां पे क्यूसेंट सेंटर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड में चलता है।
तो बच्चे दूसरा थ्योरी जो है हमारे पास, तो दूसरा थ्योरी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, है ना। स्मिथ के द्वारा दिया गया था, 1924 में दिया गया था, है ना। और अगर मैं इस थ्योरी की बात कर लूं तो सूट एपेक्स के लिए सबसे ज्यादा जो वैलिड थ्योरी है वो आपका है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, है ना। अब आगे की ओर बात करते हैं, तो ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो था सूट एपेक्स कौन से प्लांट पे, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे। प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टेम में दो लेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। पहला जो पार्ट है जिसको बोल देते हैं ट्यूनिका, और दूसरा जो पार्ट है इसको बोल देते हैं कॉर्पस। इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, ट्यूनिका और कॉर्पस में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। दिस इज अ पेरिफेरल लेयर। अगर बात कर लिए ट्यूनिका की तो कैसा लेयर है, पेरिफेरल लेयर है। इन ट्यूनिका सेल एंटीक्लाइनल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन वन प्लेन। अगर एंटीक्लाइनल, सर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल होता ही क्या है, जैसे अगर मैं बात कर लूं यहां पे, आप ये वाले सेल की बात कर लीजिएगा, डन। अगर ये परपेंडिकुलर हो रहा है तो इसको बोल लीजिएगा पेरिक्लाइनल, और यहां पे इस तरह से हो रहा है डिवीजन तो इसको क्या बोल लीजिएगा, एंटीक्लाइनल। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन मात्र एक ही प्लेन में हो रहा है तो आप इसको बोल लीजिएगा ट्यूनिका, है ना। तो अब एपिडर्मिस के फॉर्मेशन की बात कर ले तो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ट्यूनिका करता है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, कॉर्पस की बात करते हैं। तो ट्यूनिका के नीचे में कुछ मास ऑफ सेल रहता है, इसी को क्या नाम देते हैं, कॉर्पस। सो आउटर मोस्ट लेयर की बात कर लीजिएगा तो आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोल लीजिएगा, ट्यूनिका, और उसके अंदर में जो लेयर है इसको आप क्या बोल लीजिएगा, कॉर्पस। द सेल्स ऑफ दिस जोन डिवाइड इन ऑल डायरेक्शन। ये जो सेल है किसका, कॉर्पस का, हर डायरेक्शन में डिवाइड कर सकता है, हर प्लेन में डिवाइड कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। लेयर को फॉर्मेशन, हाँ तो बच्चे बोल रहे थे कि बोले सबसे बाहर वाले टिश्यू का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो सबसे बाहर वाले टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा ट्यूनिका। और एपिडर्मिस के नीचे में जितने भी लेयर होंगे, हाइपोडर्मिस की बात कर लीजिएगा, जनरल कॉर्टेक्स की बात कर लीजिएगा, या आप बोल सकते हैं इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये वेस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो टिश्यू होंगे वो ग्राउंड मेरिस्टेम में। सर फिर से एक बार बताइए कि ग्राउंड मेरिस्टेम में कौन कौन सा पार्ट आएगा, फिर से बोल रहा हूं, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दीजिए तो बाकी सारा जो सेल है ना, बाकी सारा जो टिश्यू है ना, किसके अंदर आ जाएगा, तो बोल लीजिएगा बाकी सारा जो टिश्यू है आ जाएगा ग्राउंड मेरिस्टेम के अंदर। तो अब बात को ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कौन किया, ट्यूनिका, और एपिडर्मिस के अलावा जितने भी लेयर हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, इवन पित्त या मेडुलरी रे, सब के सब का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो बोल लीजिएगा कॉर्पस करेगा। बस ट्यूनिका के द्वारा क्या बनाया जाएगा, एपिडर्मिस, और ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो कॉर्पस के द्वारा बनाया जाएगा। दो डिफरेंस आया, ट्यूनिका में डिवीजन सिंगल प्लेन में, और कॉर्पस की बात कीजिएगा तो कई सारे प्लेन में यहां पे डिवीजन होगा। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं बच्चे। तो अगला थ्योरी है हमारे पास कौन सा, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। सेलुलर कैरेक्टर के बेसिस पे डिफरेंट लेयर के डिफरेंट टिश्यू के लेयर के बेसिस पे, इन दोनों बेसिस पे अगर डिवाइड किया जाए देन आप इसको क्या बोल लीजिएगा, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। सेलुलर कैरेक्टर, डिफरेंट लेयर ऑफ टिश्यू और अलग अलग जोन, कौन कौन से जोन में, तो सूट एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग दो रीजन में डिवाइड करते हैं, पहला समिट जोन है और दूसरा फ्लैंक जोन है। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम में हम दो बातें पढ़ेंगे, एक वेजिटेटिव सूट एपेक्स की बात करेंगे और दूसरा रिप्रोडक्टिव सूट एपेक्स की बात करेंगे। अब अगर बात की किसकी, वेजिटेटिव सूट एपेक्स की, है ना, तो वेजिटेटिव सूट एपेक्स में जो समिट जोन होगा, है ना,
जो समिट जोन होगा, या बोल लीजिएगा आप पूरा का पूरा एपिकल मेरिस्टेम जो होगा वो डोन शेप देखने को मिलेगा या कॉनिकल शेप देखने को मिलेगा, जबकि आप बात कर लीजिएगा रिप्रोडक्टिव सूट एपेक्स में कैसा देखने को मिलेगा, ब्रॉड देखने को मिलेगा और फ्लैट देखने को मिलेगा। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग वेजिटेटिव सूट ट्रांसफॉर्म इनटू द रिप्रोडक्टिव सूट। दिस चेंजेस ऑफ सूट एपेक्स इज इंड्यूस्ड बाय फ्लोरिजेन एंड लाइट। एक तरह का हाइपोथेटिकल हार्मोन है, एग्जिस्ट नहीं करता ये हार्मोन। सूट एपिकल मेरिस्टेम को कन्वर्ट किया जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, और फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा, फ्लोरिजेन। और ये फ्लोरिजेन का सिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है। दो बातें आई कि सूट एपेक्स की बात की है, वेजिटेटिव सूट एपेक्स आपको डोम शेप देखने को मिलेगा और कोनिकल देखने को मिल सकता है, जबकि रिप्रोडक्टिव सूट एपेक्स कैसा देखने को मिलेगा, ब्रॉड और फ्लैट देखने को मिलेगा। अब इसी बातों को थोड़ा सा और डिटेल्स में बताता हूं। वेजिटेटिव सूट एपेक्स की बात करता हूं तो ये डोम शेप देखने को मिल रहा था। अब इस सूट एपेक्स में क्या होगा, समिट होगा और फ्लैंक जोन होगा। समिट जोन की बात करते हैं। द रेट ऑफ डिवीजन is slow in this region. The region is located at the apex. सबसे बाहर की ओर लोकेटेड है ना, सबसे बाहर की ओर लोकेटेड है, तो आप इसका नाम क्या दीजिएगा, समिट जोन। और समिट जोन में रेट ऑफ डिवीजन क्या होगा, स्लो होगा, रेट ऑफ डिवीजन स्लो। और फ्लैंक जोन में रेट ऑफ डिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट है। और ये कहां पे रहेगा, तो समिट जोन के अंदर। आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेजिटेटिव सूट एपेक्स में जो आउटर मोस्ट में है उसको क्या बोल दिए, तो समिट, और अंदर में जो है उसको क्या बोल दिए, फ्लैंक। समिट जोन में रेट ऑफ डिवीजन क्या होगा, स्लो, और फ्लैंक जोन की बात कर लीजिएगा तो रेट ऑफ डिवीजन क्या होगा, फास्ट होगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब वो बात करते हैं हम अगले पॉइंट पे, तो रिप्रोडक्टिव सूट एपेक्स की बात करते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव सूट एपेक्स की बात किए तो सबसे पहले तो आपको यही कहानी बतानी पड़ेगी कि वेजिटेटिव सूट ही ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें, रिप्रोडक्टिव सूट एपेक्स में। और किसके प्रेजेंस में, तो लाइट के प्रेजेंस में। किसकी वजह से, फ्लोरिजेन हार्मोन की वजह से। बात समझ में आ रही है। अब रिप्रोडक्टिव सूट एपेक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो इसमें भी दो जोन होगा, एक समिट जोन और दूसरा फ्लैंक जोन। अब इसके समिट जोन और फ्लैंक जोन के बारे में सुनिएगा। अगर यहां पे रिप्रोडक्टिव सूट एपेक्स के समिट जोन की बात करते हैं तो ज्यादा एक्टिव है, रेट ऑफ डिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट होता है ना। और ये कहां किसका फॉर्मेशन करेगा, स्टामिन का फॉर्मेशन करेगा और कार्पेल का फॉर्मेशन करेगा। आप इसके पहले वेजिटेटिव सूट एपेक्स की बात किए थे तो वहां पे समिट जोन में सेल का डिवीजन कैसा था, स्लो था। यहां पे सेल का डिवीजन कैसा है, फास्ट है। फ्लैंक जोन की बात कीजिएगा, वहां पे फ्लैंक जोन ज्यादा एक्टिव था और यहां पे फ्लैंक जोन कैसा है, लेस एक्टिव है। एंड फॉर्म सेपल्स और पेटल्स, किसका फॉर्मेशन करता है, सेपल्स और पेटल्स। अरे भाई फ्लावर का तो चार ही पार्ट है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स के एक यूनिट को क्या बोल लीजिएगा, सेपल्स। कोरोला के एक यूनिट को क्या बोल लीजिएगा, पेटल्स। और अगला कौन सा, एंडोशियम, और कौन सा, गाइनोशियम। ठीक है, तो एंडोशियम और गाइनोशियम का फॉर्मेशन कौन करेगा, समिट जोन। तो इसका रेट ऑफ डिवीजन क्या होगा, फास्ट। और अगर बात कर लीजिएगा फ्लैंक जोन, तो फ्लैंक जोन का रेट ऑफ डिवीजन क्या होगा, स्लो। अगर वेजिटेटिव सूट एपेक्स बात करते हैं तो ये समिट जोन एपिडर्मिस का और फ्लैंक जोन किसका, ग्राउंड मेरिस्टेम का और वेस्कुलर टिश्यू का। तो वेस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड मेरिस्टेम को बनाने वाले पार्ट में रेट ऑफ डिवीजन फास्ट होगा, जबकि यहां पे रेट ऑफ डिवीजन क्या है, स्लो। क्योंकि ये दोनों रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है ही नहीं, एक्सेसरी वर्ल्ड है। जबकि एंडोशियम और गाइनोशियम कैसा है, नेसेसरी वर्ल्ड है। ये लगातार डिवाइड करके गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें रेट ऑफ डिवीजन क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है ना, तो रेट ऑफ डिवीजन क्या चाहिए, फास्ट चाहिए। अगले पॉइंट पे जाता हूं बच्चे। एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूं, लीफ प्राइमोडियम क्या होता है, सूट एपेक्स और रूट एपेक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता देता हूं, है ना। हम बात करते हैं किसकी, पहले रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं। तो पहला डायग्राम हमारे पास ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम का, और दूसरा डायग्राम है हमारे पास किसका, सूट एपिकल मेरिस्टेम का। ठीक है, सबसे अंदर की ओर आपको कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सबसे अंदर की ओर आपको देखने को मिलेगा वेस्कुलर बंडल, है ना। ये सबसे अंदर वाले पार्ट की बात कर लीजिएगा, तो सबसे अंदर वाले पार्ट में आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। लीजिए लिख दे रहा हूं इसको, वेस्कुलर बंडल या सेंट्रल सिलेंडर बोल देते हैं, सेंट्रल सिलेंडर।
सेंट्रल सिलेंडर हो गया। अच्छा, अगले पॉइंट पे सुनिएगा। अब इस सेंट्रल सिलेंडर के बाहर में आपको क्या दिखेगा, तो सेंट्रल सिलेंडर के अंदर बाहर में आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, और इस कॉर्टेक्स के बाहर में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोडर्म देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, अब सुनिएगा वापस, यहां पे आपको दिखाया जा रहा है रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम जहां पे होगा वहीं से प्रोटोडर्म का इनिशियल आपको देखने को मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं इनिशियल ऑफ प्रोटोडर्म्स, यहां पे लेयर मैं ले लूं, इस आउटर मोस्ट लेयर को यहां पे ले लूं, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इनिशियल ऑफ प्रोटोडर्म्स। इसको अगर नाम मैं लेवल करने की कोशिश करूं तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इनिशियल ऑफ प्रोटोडर्म, इनिशियल ऑफ प्रोटोडर्म। डन। अगले पॉइंट पे जाइएगा। अब अगला देखने को मिल रहा है आपको, इसके अंदर में आपको क्या दिखेगा, कॉर्टेक्स। तो आप बोल सकते हैं ना इनिशियल ऑफ, ये वाले पार्ट की बात कर लूं मैं, यहां पे इस वाले पार्ट को रेड कलर से डिटरमाइन कर रहा हूं, यहां पे ये वाले पार्ट को आप क्या बोल सकते हैं, तो बोल लीजिएगा इनिशियल ऑफ, अच्छा ये इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर सबसे अंदर की ओर हो जाएगा, ये वाला आपका इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स, ये रेड वाला जो यहां पे हाईलाइट करके दिखाया हूं इनिशियल ऑफ कॉर्टेक्स, और जो ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं ये क्या हो जाएगा, इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर। बातें समझ में आई होंगी। और अगर मैं यहां पे इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर लूं तो आप क्या बोल लीजिएगा, इनिशियल ऑफ रूट कैप। सिंपल सी कहानी आई, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है इसलिए मैं आपको डिटेल्स में बताया हूं। और यहां पे आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, किसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, रूट कैप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये कहानी हो गई किसकी, ये पूरा का पूरा रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात हो गई। आ जाइएगा सूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करता हूं। यहां पे आपको सूट एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा बोल लीजिएगा सूट एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगले पॉइंट पे, अब ग्रोथ के समय कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पीछे की ओर छूट जाता है, और यही किसका फॉर्मेशन करेगा, तो बोल लीजिएगा ये फॉर्मेशन करेगा एक्सिलरी वर्ड का। किसका फॉर्मेशन करेगा, एक्सिलरी वर्ड का। और नीचे में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात कर लूं इसकी, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, लिफ प्राइमोडियम। क्या देखने को मिल रहा है, लिफ प्राइमोडियम। लिफ प्राइमोडियम बाद में इसी से क्या बनेगा, लिफ बनेगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सिलरी वर्ड होता क्या है, तो आप बोलिएगा ड्यूरिंग द ग्रोथ सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर लेफ्ट बिहाइंड व्हिच फॉर्म एक्सिलरी वर्ड। अब इस एक्सिलरी वर्ड से किसका डेवलपमेंट होगा, तो बोल लीजिएगा या तो रूट का या तो सूट का। मेनली रूट का तो फॉर्मेशन यहां से नहीं होना है, तो आप क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक टर्म बोलेंगे सूट का, रूट का टर्म नहीं यूज करना, क्या बोलेंगे, सूट का डेवलपमेंट होगा। और सूट में भी किसका, ब्रांचेस का, लिव्स का, यही होगा ना, दैट्स व्हाट। तो ये बातें हो गई किसकी, रूट एपिकल मेरिस्टेम की और सूट एपिकल मेरिस्टेम की। अच्छा, एक पॉइंट और बताता हूं, लिप प्राइमोडियम की बात करते हैं। ग्रोथ ऑफ लिप प्राइमोडियम, फर्स्ट एपिकल एंड देन मार्जिनल। पहले एपेक्स की ओर बढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब इसकी लंबाई बढ़ेगा, देन इसका मार्जिन की वजह से इसका चौड़ाई बढ़ेगा। और अगर फंक्शन ऑफ लिप प्राइमोडियम की बात करता हूं तो ये लिप प्राइमोडियम का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। किसको, सूट एपेक्स को। सूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, लिप प्राइमोडियम करता है। दैट्स इट बच्चे। तो आज की क्लास में आपको पूरे के पूरे थ्योरी के बारे में बताएं। ये थ्योरी आपके एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, बट आपके चैप्टर को ढंग से हर पॉइंट को समझने के लिए, कहीं कहीं लिख देता है क्वेश्चन सेंटर, कहीं पे लिख देता है समिट जोन, कहीं पे लिख देता है फ्लैंक जोन। तो इसको समझने के लिए ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है समझ। एनसीईआरटी कतई थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन उन चीजों को बिखरे बिखरे टर्मों में सजा के रखा है अपने पार्ट में। तो मैं उसको सारे पॉइंट को निकाल के एक जगह रखा हूं, आपको कॉन्सेप्ट को फर्दर आगे की ओर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये वाला पार्ट एडिशनल बता दिया। थैंक यू बच्चे।